हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा जो एसआई भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका टेस्ट नंबर 17 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके हिंदी पेपर का। ठीक है ना, जो पहला पेपर होता है हिंदी सब्जेक्ट का, वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये भी है उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर का। ठीक है ना। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको सारी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा कलाम एकेडमी के पेपर भी सॉल्व करवा दिए हैं और उत्कर्ष के भी काफ़ी सारे पेपर है वो सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आपने पहले वाले टेस्ट नहीं देखे हैं तो आपको चैनल पर जाना है, चैनल को करना है पहले सब्सक्राइब, और फिर आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएगी एक एसआई टेस्ट सीरीज पेपर सॉल्यूशन। इसमें आपको कलाम एकेडमी के, उत्कर्ष क्लासेस के बहुत सारे पेपर है वो सॉल्व मिल जाएंगे भाई। तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। टेस्ट नंबर 17 उत्कर्ष क्लासेज हिंदी पेपर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? कौन से विकल्प के अंदर शुद्ध वाक्य है उसका आपको चयन करके बताना है। तो इसमें आ जाएगा आपके, भारत ने श्रीमती रुक्मणी अरुंडले को भारत विभूषण की पदवी प्रदान की। तो ये आपके बिल्कुल इसमें शुद्ध वाक्य रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1। और इसमें जैसे आपको दे रखा कि भाई छात्रों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ये तो प्रदान करना नहीं होता, इसमें होगा अर्पित किया। ठीक है, तो ये से मिस्टेक हो जाएगी। और वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो वहाँ पर भारी भरकम भीड़ जमा थी नहीं, वहाँ भारी भीड़ लगी हुई थी। तो वो आपकी इसमें हो जाएगी भारी भीड़ जमा थी नहीं, भारी भरकम भीड़ है वो लगी हुई थी। तो ये भी आपको हो जाएगा इसमें गलत। फिर दे रखा लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। तो इसमें आपके रहेगा लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, न कि भागता हुआ। तो इसके अंदर भी आपको त्रुटि रहेगी। तो ये तीनों आपके अशुद्ध वाक्य रह जाएंगे और बी ऑप्शन के अंदर आपके शुद्ध वाक्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें आ जाएगा आपके, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। इस समय जो आपकी अवस्था है ये 40 वर्ष की है। ये वाक्य आपके एकदम शुद्ध रहने वाला है। जबकि इसमें आपको दे रखा है कि आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। तो इसमें सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है, इसमें यह नहीं होता है। इसमें आएगा आपके, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है, न कि दृष्टिगोचर। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य। ऐसे चित्रों में से किसी व्यक्ति, अत्य या घटना के दृश्य या रूप का ही अंकन प्रदान होता है। तो इसमें आपके रहेगा ऐसे चित्र से, तो इसमें आपका जाएगा किसी व्यक्ति या घटना के रूप या दृश्य का अंकन ही ऐसे चित्र में प्रदान होता है। तो ऐसे चित्रों में नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति या घटना के रूप में होगा भाई। ठीक है ना। तो ये भी आपको हो गया शुद्ध वाक्य। नारायण जिसे 6 महीने की सज़ा हुई थी की अपील मंजूर की गई। तो इसमें आपका आ जाएगा नारायण जिसे 6 महीने की सज़ा हुई थी। इसमें आपके जो सही वाक्य होगा वो आ जाएगा, 6 महीने की सज़ा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर हो गई है। तो ये भी आपके हो गया अशुद्ध वाक्य। तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण वाक्य है? तो त्रुटिपूर्ण वाक्य आपको पूछा है। तो इसमें आ जाएगा आपके, प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। तो प्रधानाध्यापक है वो लड़के चुनेंगे, ये वाक्य आपके त्रुटिपूर्ण वाक्य रहने वाला है। इसमें आ जाएगा आपके कि प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, न कि लड़के चुनेंगे। तो इसमें आपकी ये वाक्य है वो लिखने में त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर 1। बाकी सभी अशुद्ध वाक्य रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य किस विकल्प में है? तो अशुद्ध वाक्य आपको पूछा है कि किस विकल्प के अंदर अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्तव में वह बड़ा आदमी है। तो वास्तव में वह बड़ा आदमी है, यह आपके एकदम अशुद्ध वाक्य रहने वाला है। इसका सही वाक्य रहेगा कि वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। इसमें वास्तव में ना होकर के वस्तुतः आएगा भाई। क्या रहने वाला है कि वस्तुतः वह बड़ा आदमी है। तो इसमें ये हो गया आपका शुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी है वो आपके शुद्ध वाक्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है? शुद्ध वाक्य नहीं है अर्थात अशुद्ध वाक्य है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके, राम और श्याम संबंधी चर्चा। राम और श्याम संबंधी चर्चा।
तो ये आपके एकदम अशुद्ध वाक्य रहने वाला या फिर वाक्य शुद्ध नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि राम और श्याम से संबंध चर्चा, ठीक है ना। इसमें रहेगा राम और श्याम से संबंध चर्चा, तो ये आपके बिल्कुल हो जाएगा शुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर आपको दे रखा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही वाक्य नहीं है। तो कौन से विकल्प के अंदर सही वाक्य नहीं है, तो इसमें आपके रहेगा कि राजकुमार सभा में बुलाया गया। राजकुमार जो है ये सभा में बुलाया गया, ये आपके बिल्कुल सही वाक्य नहीं है, अर्थात ये वाक्य अशुद्ध है। तो इसका सही वाक्य क्या होगा, तो इसमें आ जाएगा आपके राजकुमार सभा में बुलाए गए, यानी कि भाई राजकुमार है तो कोई आदर सूचक शब्द होना चाहिए ना, तो बुलाया गया नहीं, बुलाए गए। तो इसमें आपके यहाँ पे त्रुटि रहेगी, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 7 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको पूछा है, तो इसमें आ जाएगा बाजार में झुंड के झुंड जानवर है। तो बाजार में क्या है भाई, तो बाजार में झुंड के झुंड जानवर है, ये आपके एकदम शुद्ध वाक्य रहने वाला है। बाकी सभी वाक्य है वो अशुद्ध है, और ये अशुद्ध क्यों है वो अभी हम देख लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा, इस कार्य को करते हुए मुझे कई महीने हो गए। तो इस कार्य को करते हुए मुझे कई महीने हो गए, ये वाक्य अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो ये रहता है इसमें कि ये कार्य करते हुए मुझे कई महीने हो गए, इस कार्य को नहीं, ये कार्य करते हुए मुझे कई महीने हो गए, तो आपका ये वाक्य शुद्ध हो जाता। दूसरा, ये तो आपके शुद्ध ही है वाक्य भी। तो तीसरा दे रखा है, उसने तरह तरह का रूप धारण किया। तो उसने तरह तरह का रूप धारण किया, ये गलत है। इसमें रहेगा आपके उसने तरह तरह के रूप धारण किए, किया नहीं किए। तरह तरह के रूप धारण किए, तो किया तो नहीं आएगा, इसमें आएगा किए, ठीक है ना। तो ये भी अगर किए होता तो ये भी सही हो जाता। डी दे रखा, तुम्हारा सब काम गलत होता है। तो तुम्हारा सब काम गलत होता है, तो इसका रहेगा कि तुम्हारे सब काम गलत है, तुम्हारे सब काम गलत है। तो ये भी आपका शुद्ध वाक्य हो गया। तो शुद्ध वाक्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपको ऐसे ही पेपर और सॉल्यूशन चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल करते नहीं हो। तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो, इसमें आपका क्या जाता है बताओ, सब्सक्राइब ही तो करना, एक क्लिक कर दो और बस आराम से देखो क्लास से। और जो भी क्लास आएगी दोबारा तो आपको सबसे पहले पता चलेगा कि हाँ भाई क्लास आ गई है, चलो जाके देख लेते हैं। तो ये आप ही के लिए है यार, सब्सक्राइब कर लिया करो भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, बाजार में झुंड के झुंड जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 8 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण वाक्य किस विकल्प में है। तो त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन से विकल्प के अंदर है, ये आपको पूछा गया है। तो इसमें आ जाएगा आपके कि देश की सम्मान की रक्षा के लिए, देश की सम्मान की रक्षा के लिए, ये वाक्य आपके बिल्कुल त्रुटिपूर्ण रहने वाला है। तो इसमें सही वाक्य अगर देखा जाए तो वो रहता है आपके देश के सम्मान की रक्षा के लिए, ठीक है। देश की सम्मान की रक्षा नहीं, देश के सम्मान की रक्षा के लिए। तो इसमें आपके यहाँ पे क्या आएगा, तो ये हो गया आपके अशुद्ध वाक्य, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। तो किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें आ जाएगा आपके पत्नी और पुत्र कोई साथ नहीं रहते। पत्नी और पुत्र कोई भी साथ नहीं रहते, ये आपके एकदम अशुद्ध वाक्य है। और इसका शुद्ध रूप होगा वो रहेगा पत्नी और पुत्र कोई साथ नहीं रहता, रहते नहीं, कोई साथ नहीं रहता। तो यहाँ पे रहते की जगह आ जाएगा आपके रहता, तब ये भी आपके बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, लेकिन अभी ये अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 10 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द वातनिक दृष्टि से अशुद्ध है। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी या फिर वातनिक दृष्टि से अशुद्ध है। तो इसमें आपके रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पौरुषत्व और अभिष्टतम जो है अभिष्ट है, ये आपके दोनों ही क्या रहने वाले हैं भाई, अशुद्ध रहने वाले हैं। और इनका जो शुद्ध रूप आएगा वो में अभिष्टित जगह इसमें आ जाएगा आपके अभिष्ट, अभिष्टित नहीं होगा, इसमें अभिष्ट रहने वाला है। तो ये इसमें और ज़्यादा ही लिख दिया इसने, ये इसका बिल्कुल सही रूप हो जाएगा। और पौरुषत्व जो है इसका आपके हो जाएगा पौरुष या फिर कह सकते हैं पुरुषत्व, ठीक है ना, या तो पौरुष हो जाएगा या फिर रहेगा पुरुषत्व। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी जो है, इसमें दोनों ही शब्द है वो अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है नहीं है। मतलब कौन से विकल्प में सभी शब्द है वो शुद्ध नहीं है, वो आपको चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके
अप्सरा और प्रेणी, अप्सरा और जो प्रेणी है ये दोनों ही आपके शुद्ध नहीं है, अर्थात अशुद्ध है। तो इनका शुद्ध रूप क्या होता? तो इसमें आपके अप्सरा जो है ये इसमें रहता आपके, इसमें पे पूरा आएगा भाई अप्सरा के अंदर, तो ये इसमें अप्सरा का एकदम शुद्ध रूप हो जाएगा अप्सरा। और जो ये प्रेणी दे रखा है इसमें आपके रहेगा प्रे, यण और यिनी, ये में ई की मात्रा रहेगी, इसमें ये में ए की मात्रा दे रखी है, तो ये आपके रहेगा अशुद्ध। तो ये सब दोनों आपके बिल्कुल शुद्ध है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी शब्द एकदम बिल्कुल शुद्ध है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दोनों शब्द शुद्ध है? कौन से विकल्प के अंदर दोनों शब्द एक बिल्कुल आपके शुद्ध है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मिक और जो व्यस्तता है ये दोनों ही आपके शब्द बिल्कुल शुद्ध रहने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। अब इन शब्दों में क्या अशुद्धि है वो देख लेते हैं। देखो, तो साप्ताहिक और सन्यासी वर्ग जो दे रखा है इसमें से की जगह पर सा आएगा, साप्ताहिक होगा, और सन्यासी वर्ग जो दे रखा है इसमें आपके रहेगा सन्यासी वर्ग, लेकिन सी जो में इसमें आपके सी में जो मात्रा दे रखी है ये इसका आपके छोटी मात्रा दे रखी है, इसमें बिल्कुल ये सही है, लेकिन ये वाला दोनों साप्ताहिक गलत हो जाएगा। और फिर इसमें दे रखा सुबोधपूर्ण और शांति में, तो सुबोधपूर्ण जो है, सुबोधपूर्ण इसमें आपके दे रखा है गलत दे रखा है, क्योंकि सुबोधपूर्ण का होता है सुबोध, सुबोधपूर्ण नहीं होता भाई। सुबोध का मतलब ही क्या है कि बोधपूर्ण, तो पीछे पूर्ण लगाने से कोई मतलब है नहीं, तो ये हो गया आप अशुद्ध। और शांति में, तो इसमें आपके शांति में बिल्कुल सही है, लेकिन ये हो गया गलत, इसमें ये गलत हो गया। और श्रद्धामान या प्रफुल्ल, तो श्रद्धामान और प्रफुल्ल, श्रद्धामान नहीं होता, इसमें होता है श्रद्धावान, ठीक है ना, वह है ना वह, तो ये श्रद्धावान होता है न कि श्रद्धामान, तो इसमें ये गलत हो गया। तो इसमें दोनों युग्म देखा जाए तो ये आपके बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, बाकी सभी है अशुद्ध है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 नंबर आपको दे रखा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द त्रुटिपूर्ण हैं? तो सभी शब्द त्रुटिपूर्ण इसमें आ जाएगा आपके उन्नतशील और स्वतः सिद्ध, उन्नतशील और स्वतः सिद्ध जो है ये दोनों ही शब्द आपके त्रुटिपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसका सही रूप क्या होगा? देखो, तो उन्नतशील नहीं होता, ये रहेगा आपके उन्नतिशील, ठीक है ना, उन्नतशील ना होकर के उन्नतिशील हो जाएगा। और स्वतः सिद्ध जो है ना इसमें आपके रहेगा स्वतः, और स्वतः के बाद आ जाएगा विसर्ग, और उसके बाद आ जाएगा सिद्ध, तो ये आपकी इसमें इस प्रकार रहेगा, न कि ये वाला। तो ये आपके दोनों युग्म है वो गलत रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी युग्म एकदम आपके सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपको दे रखा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो सभी शब्द आपको शुद्ध पूछा है, तो इसमें आपके रहेगा कि जो ग्वाला और सतीत्व दे रखा है ये दोनों के दोनों आपके शुद्ध रहने वाले हैं। तो ऊपर वाले में कौन कौन से अशुद्ध है वो देख लेते हैं। देखो, तो इसमें सबसे पहले नभ मंडल दे रखा है, तो नभ मंडल नहीं होता, ये होता है आपके नभो मंडल, ठीक है ना। और दुस्साध्य जो है ये दुस्साध्य आपकी बिल्कुल सही है, बाकी नभ मंडल इसमें आपके गलत दे रखा है। और अधगति, तो अधगति ना होकर के अधोगति होता है अभी। और ये उत्पात, तो उत्पात के अंदर भी तय है, आधा आएगा न कि पूरा, तो ये दोनों ही गलत है। और फिर आपको दे रखा है अधस्पतन और यावत जीवन, तो इसमें अधस्पतन जो है इसमें अध के बाद विसर्ग आएगा और फिर पतन आएगा। और यावत जीवन जो है इसमें यावत तय नहीं होता, यावत जय जीवन होता है, ठीक है ना, तो ये भी आपके हो गया गलत। और गवाला और सतीत्व ये आपके दोनों ही सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची संबंधी असुमेलित विकल्प कौन सा है? असुमेलित विकल्प का आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अग्नि दे रखा है, अग्नि में पर्यायवाची दे रखा है जातवेद, अनिल और धूम्रध्वज, तो इसमें अनिल ना होकर के अनल होता है भाई, अनिल है वो इसका पर्याय ना होकर के अनल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसमें आपके असुमेलित विकल्प हो जाएगा। बाकी अखंड का अविच्छेदन, अक्षणु और अभंग, अगस्त्य का आ जाएगा अगस्ती, कुंभज, घटियोनी, और एंड लाचन का हो जाएगा कलाभृंत, शुभ्रांशु और अमृत दिदिति, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके इसमें असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर आपको दे रखा है, खचित और लिपिबद्ध और दर्ज आदि शब्द किसके पर्याय है? तो खचित है, लिपिबद्ध है, दर्ज है, ये सब रहते हैं अंकित के पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी अंकित। अंकित में और पर्यायवाची देखा जाए तो खचित है, लिपिबद्ध है, दर्ज है, रचित है, चित्रित है, लिखित है,
और अंकुर के देखा जाए तो इसमें आ जाएगा अखुआ है, कोपल है, नवोद बिद है, कल्ला है, बीजांकुर है, प्रो है, कलिका है, गाबा है, ये सब अंकुर के पर्यायवाची रहते हैं। और अचानक के देखा जाए तो इसमें आ जाएगा शैसा, यकाएक, अनायास, देवात, औचक, अतकीर्त, ये सब इसमें रहेंगे। और अगणित देखा जाए तो इसमें आ जाएगा लातादात, अपरिमित, अमित, बेसुमार, इसमें आ जाएगा अगणित के अंदर। ठीक है ना, तो ये आपके रहेंगे अंकित के ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 नंबर आपको दे रखा है, छायापथ, सुरपथ, नभ, सरिता आदि किसके पर्यायवाची है? तो छायापथ है, सुरपथ है, नभ, सरिता है, ये सब रहते हैं अपने आकाश गंगा के पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर डी। और आकाश गंगा के और पर्यायवाची देखा जाए तो इसमें आपके छायापथ, सुरपथ, नभ, सरिता, ये तो इसके हो गए। और गंगा के पर्यायवाची देखा जाए तो इसमें रहता है भागीरथी, जानवी, त्रिपथगा, विष्णुपदी, जटा, शंकरी, ये सब गंगा के पर्यायवाची रहेंगे। और तारे के पर्यायवाची देखा जाए तो तारा में आ जाएगा आपके नक्षत्र, उडू और तारक। और नदी के पर्यायवाची में रहेगा सरिता, तटिनी, निम्गा और कुलंकसा, निर्जरणी, तरंगिणी, ये सब नदी के पर्यायवाची रहते हैं भाई। और ये उपरोक्त जो क्वेश्चन में दे रखे हैं ये हो जाएगा आपके आकाश गंगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर आपको दे रखा है, उत्कट, कराल, चंड आदि शब्द किसके पर्यायवाची है? तो उत्कट है, कराल है, चंड है, ये सब जो पर्यायवाची रहते हैं ये आ जाएगा आपके इसमें उग्र के, ऑप्शन नंबर बी। उग्र के और पर्यायवाची देखा जाए तो उग्र में रहता है उत्कट, कराल, उदंड, चंड, तीक्ष्ण, तेज, दुर्दांत और दुर्दशु, ये सब आपके उग्र के पर्यायवाची रहते हैं भाई। और फिर इसमें आ जाएगा आपके गंजा, तो गंजा के पर्यायवाची रहते हैं आपके खलवाट है, उत्कच है, मुंडित है। और उचाट में तो इसमें आ जाएगा अनमानापन है, विरक्ति है, ऊब है, खिन्नता है। और उग्रता में तो इसमें आ जाएगा तीव्रता है, भीषणता है, आवेश है, प्रचंडता है, क्रूरता है, ये सब आपके उग्रता के अंदर रहने वाला है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 19 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से पर्याय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प कौन सा है? तो पर्याय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प आपको पूछा है तो इसमें आपके रहेगा ऑप्शन नंबर बी। उद्रेक जो है इसमें पर्यायवाची आपको दे रखा है अतिशयता, श्रीवर्दी और प्राचुर्य, जबकि इसमें आपके श्रीवर्दी जो है ये आपके इसमें नहीं रहेगा। श्रीवर्दी की जगह अगर आप लिखते कि इसमें बाहुल्य हो सकता है, लेकिन श्रीवर्दी इसका नहीं होगा। श्रीवर्दी होता है अपने उन्नति का, जो उन्नति शब्द है इसका पर्याय होता है श्रीवर्दी। ठीक है ना, तो ये आपके इसमें रहेगा असुमेलित विकल्प, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 20 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से मुहावरे संबंधी बेमेल विकल्प कौन सा है? तो मुहावरे संबंधी बेमेल जो विकल्प है वो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। कलम कसई यानी कि अन्नाड़ी होना ये गलत है। कमल कसई का मतलब होता है आपके घूसखोर, जो ये घूसखोर होते हैं उन्हें आप कमल कसई भी कह सकते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आपके सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 नंबर आपको दे रखा है, 21 नंबर में आपको दे रखा है। और जैसे आपको दे रखा है ना अन्नाड़ी होना, तो अन्नाड़ी होना ये रहता है अभी कच्ची गोटी खेलना होता है ना, उसका होता है कि अन्नाड़ी होना। ठीक है ना, और कमल कसई का हो गया आपके घूसखोर। 21 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, होठ चाटना मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। कौन सा सही अर्थ नहीं है वो आपको बताना है। तो होठ चाटना का हो जाएगा इसमें चुंबन लेना जो है ये इसका अर्थ नहीं रहता है। बाकी होठ चाटना इनकी क्रोध से कांपना, स्वाद लेने की इच्छा होना या गप मारना, ये सब इसके मुहावरे सही रह सकते हैं, लेकिन जो आपके चुंबन लेना है ये इसका सही आंसर नहीं होगा भाई। तो चुंबन लेना मतलब होठ चूमना का हो गया चुंबन लेना भाई, लेकिन ये इसमें आपके होठ चाटना है ना ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर आपको दे रखा है, जिन ढूंढा तिन पाया गहरी पानी पैठ लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है? तो जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, तो इसका जो भावार्थ आएगा वो आ जाएगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। यानी कि आप जितना परिश्रम करोगे उतना ही आपको फल अवश्य मिलेगा। तो आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, तो आपको एक जॉब के रूप में, आपको एक नौकरी के रूप में ज़रूर है वो फल ज़रूर मिलेगा भाई। तो आप परिश्रम करते रहिए, फल आपको अवश्य ही मिलेगा, चिंता ही ना करो आप। ठीक है ना, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पेट, तो परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से मुहावरों संबंधी असंगत विकल्प कौन सा है। तो मुहावरों संबंधी जो असंगत विकल्प पूछा है इसमें आपके रहेगा कि गर्दन उठाना। तो गर्दन उठाना का मतलब हानि पहुंचाना नहीं होता भाई। तो गर्दन उठाने का मतलब है कि प्रतिवाद करना। कहता है ना भाई इसने मेरे सामने गर्दन उठाई है, यानी कि मेरा विरोध किया है या फिर मेरा सामना करने की कोशिश कर रहा है, तो बोलो प्रतिवाद करना। तो इसमें गर्दन उठाने का मतलब हानि पहुंचाना नहीं होता है, इसका मतलब होता है प्रतिवाद करना। और अगर जैसे ये होता है ना कि भाई अगर किसी को हम कहते हैं कि हानि पहुंचाना, तो हानि पहुंचाना किसका मुहावरे का अर्थ रहता है, तो वो आता है लुटिया, डुबाना या चूना लगाना। एक मुहावरा होता है चूना लगाना, उसमें मतलब होता है कि हानि पहुंचाना, ठीक है ना। और गर्दन उठाने का मतलब होता है प्रतिवाद करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आपके असंगत विकल्प रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 24 नंबर आपको दे रखा है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, इसमें आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, एक क्लिक कर दो और आराम से एक क्लास देखो बस, ठीक है ना। और इसी की कल है वो जीके की क्लास भी आने वाली है। आज 17 टेस्ट है, इसका हिंदी का पेपर है, और कल 17वें टेस्ट का जीके का पेपर भी हम फुल एक्सप्लेन तरीके से करेंगे, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपकी 5-5 क्वेश्चन है वो तैयार मैं करवा दूंगा, चिंता ही ना करो आप, ठीक है ना। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से मुहावरों संबंधी बेमेल विकल्प कौन सा है। तो मुहावरों संबंधी जो बेमेल विकल्प है उसका आपको चयन करके बताना है। तो इसमें रहेगा आपके कि बेमेल जो विकल्प है दांत गिनना। तो दांत गिनना यानी कि होता है खिस काटना नहीं होता भाई। तो दांत गिनने का मतलब रहता है कि उम्र पता लगाना। क्या कहना, मैंने तेरे दांत गिन ली, यानी कि तेरी उम्र पता लगा ली। तो दांत गिनना यानी कि उम्र पता लगाना, और दांत दिखाना तो उसका मतलब होता है कि खीस काटना। तो दांत दिखाना अलग है, दांत गिनना अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। दांत गिनने का मतलब तो हो गया भाई आपके उम्र पता लगाना, दांत दिखाना मतलब होता है कि खीस काटना। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर आपको दे रखा है, जिसकी था का पता ना लग सके, जिसकी था का पता ना लग सके वाक्यांश से तो उचित एक शब्द कौन सा है। तो जिसकी था का ही पता नहीं है यानी कि क्या हो जाएगा, वो अगाध हो जाएगा भाई। तो अगाध, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल आपके सही रहेगा। अगाध यानी कि जिसकी था का पता न लगा सके, यानी कि जिसकी औकात का पता ना लगा सके, तो उसे कहते हैं ना भाई अगाध है ये, तो वो हो जाएगा आपके अगाध। तो इसमें जैसे एक दे रखा आपको अगवानी। तो अगवानी का मतलब होता है अतिथि के स्वागत के लिए आगे बढ़कर जाना। तो अतिथि आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए आगे बढ़कर जाते हैं, उसे कहते हैं अगवानी। और एक दे रखा आपको अगेय। तो अगेय का मतलब होता है जो गाया न जा सके, अगेय। और अगेय मतलब हो गया आपके जिसे जाना न जा सके। और तो ये सब आपको ध्यान रखना है, साथ में 3 और ये भी तीनों ध्यान रखना है, और इसका हो जाएगा आपके अगाध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 26 नंबर आपको दे रखा है, किसी कार्य में योग देना वाक्यांश हेतु एक शब्द कौन सा है। तो किसी कार्य में योग देने का मतलब होता है कि अंशदान करना। क्या करना भाई, अंशदान, यानी कि आपने किसी कार्य में योग दिया है, इसका मतलब ये आपका अंश है उसके अंदर, तो अंशदान। तो अपने अंश के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना अंशदान कहलाता है। और स्वयं सेवा, यानी कि अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा का भाव होता है, तो उसे हम कहते हैं स्वयं सेवा। और दीन दुखियों या रोगी की सेवा करते हैं ना, उससे कहते हैं शुश्रूषा। तो ये भी ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, शुश्रूषा का मतलब पूछा जाता है। तो दीन दुखियों और रोगियों की जो सेवा है उससे कहते हैं शुश्रूषा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी भी ध्यान रखना है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 27 नंबर आपको दे रखा है, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास वाक्यांश हेतु एक शब्द कौन सा है। तो राजभवन के अंदर जो महिलाओं का निवास होता है उसे कहते हैं आपके अंतपुर। क्या कहते हैं भाई, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, उसे हम अंतपुर के नाम से जानते हैं। और इसमें दे रखा अंत्य कथा। तो अंत्य कथा का मतलब मूल कथा के बीच में आने वाली जो लघु कथा है उसे अंत्य कथा कहते हैं। और अंकशाई यानी कि गोद में सोने वाला जो है इसे कहते हैं अंकशाई। और गोद, जो गोद में बैठा हो उसे तो कहते हैं अंकस्थ। और गोद में जो सोने वाला उसे कहते हैं अंकशाई। तो ये नाम ध्यान रखना, इसका शाई का मतलब सोने वाला गोद में, और बैठा है तो इसका मतलब अंकस्थ, ठीक है ना। और रानियों के रहने का स्थान, तो ये हो गया आपके रनिवास होता है रानियों के रहने का स्थान। लेकिन राजभवन के अंदर जो स्थान होगा उसका मतलब होता है आपके अंतपुर। तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा आपके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में वाक्यांश हेतु सही एक शब्द नहीं है। तो सही एक शब्द नहीं है,
तो इसमें आपके रहेगा कि किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य प्रारंभ करने का जो खेल है उसे चंपू काव्य कहते हैं। ये कथन आपके एक शब्द है वो सही नहीं है, इसमें चंपू काव्य नहीं कहा जाता है भाई, इसे कहा जाता है आपके अंत्याक्षरी। पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य प्रारंभ करते हैं ना, इसे अंत्याक्षरी के नाम से जानते हैं, न कि चंपू काव्य। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, ये बिल्कुल सही है आपके। और किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, अभिलाषा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, तो ऐषणा। तो इसमें आपके ये हो जाएगा आपके अशुद्ध या सही नहीं है, तो इसका अंत्याक्षरी होता तो ये सही हो जाता। और चंपू शैली क्या होता है, तो वो हो जाता है इसमें कि गद्य और पद्य जो मिश्रित काव्य होते हैं ना, उसे चंपू काव्य के नाम से जानते हैं। जिसमें गद्य भी होते हैं और पद्य भी होते हैं, उसे हम चंपू काव्य के नाम से जानते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असंगत विकल्प कौन सा है? तो निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असंगत विकल्प कौन सा है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, स्तन का दूध, स्तन्य यानी कि उरोज। तो इसमें आपके स्तन का मतलब होता है उरोज और स्तन्य का मतलब होता है दूध, यानी कि इसमें दोनों ने उल्टा दे दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना, स्तन का मतलब उरोज और स्तन्य मतलब हो गया दूध, ठीक है ना। तो ये इसका आपके सही नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 23 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण विकल्प कौन सा है? तो कुछ शब्द युग्म दे रखे हैं आपको, इसमें से आपको बताना है कि त्रुटिपूर्ण युग्म कौन सा है। तो इसमें आपके आ जाएगा कि गर्त दे रखा है। देखो, तो गर्त का मतलब धूल, गर्द का मतलब गड्ढा। तो गर्त का मतलब धूल और गर्द का मतलब गड्ढा नहीं होता है। इसमें गर्त का मतलब तो होता है गड्ढा और गर्द का मतलब होता है धूल, यानी कि इसमें भी आपको उल्टा दे रखा है। तो ये इसमें आपके त्रुटिपूर्ण विकल्प हो जाएगा। बाकी सभी आपके बिल्कुल सही है। उपादान मतलब सामग्री, उपदान मतलब तकिया, और अलिक मतलब ललाट, अलिक मतलब झूठा। तो ये आपके इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण विकल्प कौन सा है? तो त्रुटिपूर्ण विकल्प कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा आपके आरसी यानी कि आईना, आरसी यानी कि एक अप्सरा। तो इसमें आपके ये गलत दे रखा है। आरसी का मतलब होता है आईना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आरसी जो दे रखा है इसका मतलब होता है वेद संबंधी। क्या होता है भाई? वेद संबंधी जो है उससे आरसी के नाम से जानते हैं, न कि एक अप्सरा। तो इसमें रहेगा आपके वेद संबंधी। तो ये विकल्प आपके त्रुटिपूर्ण रहने वाला है। बाकी इसमें कोच का मतलब लालची, कोच यानी कि प्रस्थान करना, अजय यानी कि भांग, अभय यानी कि देवी, ये सभी आपके बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपकी त्रुटि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से अशुद्ध विकल्प कौन सा है? तो अशुद्ध विकल्प आपको पूछा है, तो इसमें अशुद्ध में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, अवमर्श यानी कि संपर्क, अवमर्श यानी कि क्रोध। तो ये आपके बिल्कुल गलत दे रखा है। अवमर्श का मतलब तो होता है स्पर्श या संपर्क, बिल्कुल सही है, लेकिन अवमर्श जो है इसका मतलब क्रोध नहीं होता, इसका मतलब होता है आलोचना, ठीक है ना। अवमर्श मतलब आलोचना होता है, न कि क्रोध। और क्रोध होता है ना, इसका मतलब होता है अमर्ष। अगर अमर्ष दिया होता और क्रोध होता तो बिल्कुल सही रहता, लेकिन इसमें अवमर्श दे रखा है जिसका मतलब होता है आलोचना करना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके अशुद्ध विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस क्रमांक में असंगत विलोम शब्द है? तो असंगत विलोम शब्द पूछा है, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, अर्पण का मतलब ग्रहित नहीं होता भाई, ठीक है ना। अर्पण का मतलब होता है ग्रहण, और अर्पित होता तो इसका मतलब होता ग्रहित। तो अर्पण का मतलब हो गया ग्रहण और अर्पित का मतलब होता तो क्या हो जाता? ग्रहित। ये आपका रहेगा असंगत विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस क्रमांक में पुरस्कार का सही विपरीतार्थी शब्द है? तो पुरस्कार का सही विपरीतार्थी शब्द है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके पुरस्कार का विपरीत जैसे माना जाए तो इसमें आपके दंड भी होता है और तिरस्कार भी होता है भाई, दंड भी हो सकता है और तिरस्कार। तो इसमें आपके ऑप्शन ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार का विलोम दंड भी हो सकता है और तिरस्कार भी हो सकता है भाई। और जो कोप है इसका होता है कृपा, कोप का कृपा हो जाएगा, पुरस्कार का दंड और तिरस्कार हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस क्रमांक में प्राकृतिक का उचित विलोम शब्द नहीं है? तो प्राकृतिक का उचित विलोम शब्द नहीं है, तो प्राकृतिक मतलब कृत्रिम हो सकता है, प्राकृतिक मतलब हम कह सकते हैं कि इसका विकृत हो सकता है, प्राकृतिक तो अप्राकृतिक हो सकता है,
लेकिन प्राकृतिक का मौलिक है वो उचित विलोम शब्द नहीं होगा भाई। तो मौलिक जो है इसका होता है अनुदित। मौलिक का क्या हो जाता है? अनुदित होता है, लेकिन मौलिक का प्राकृतिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में पूर्व का सही विलोम शब्द नहीं है? तो पूर्व का सही विलोम शब्द नहीं है, तो पूर्व का आपके इसमें उत्तर सही विलोम शब्द नहीं पूछा है, तो उत्तर हो सकता है, अपर हो सकता है, पश्चिम हो सकता है, लेकिन परवर्ती जो है ये आपके पूर्व का सही विलोम शब्द नहीं रहेगा भाई। पूर्व का तो उत्तर, अपर, पश्चिम हो सकता है, लेकिन पूर्ववर्ती होता है ना, तो इसमें हो जाता है आपके परवर्ती है, उत्तरवर्ती है, लेकिन इसमें आपके परवर्ती पूर्व का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आपके विलोम शब्द नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुख का विलोम शब्द है? तो मुख का जो विलोम शब्द है वो आ जाएगा आपके प्रतिमुख। मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा भाई? प्रतिमुख या फिर पृष्ठ, पृष्ठ भी कह सकते हैं। और इसमें आपको मुख दे रखा है, तो मुख का हो जाएगा वाचाल या फिर मुखर, और वाचाल का हो गया, फिर मुख का हो गया वाचाल, और आदिम जो अंतिम दे रखा है इसका हो जाएगा आदिम। आदिम का हो गया अंतिम, अंतिम का हो गया आदिम, मुख का हो गया वाचाल या मुखर, ठीक है ना। तो और इसका आपको ध्यान रखना, मुख का सही विलोम शब्द प्रतिमुख। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 आपको दे रखा है, आप मुझे नहीं जानते, महीने में मैं 2 ही दिन व्यस्त रहा हूँ। महीने में मैं 2 ही दिन व्यस्त रहा हूँ। कथन दूसरा दे रखा है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। उपयुक्त कथनों में से असंगत विलोम युग्म विलोम चिन्ह युक्त विकल्प कौन सा है? तो इसमें आपको देखना है कि विराम चिन्ह का असंगत या फिर अनुपयुक्त विलोम शब्द विराम चिन्ह जो है इसका प्रयुक्त हुआ है वो आपको इसमें चयन करना है भाई। तो इसमें आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो इसमें कथन 1 दे रखा है आपको कि आप मुझे नहीं जानते हैं, इसमें आपके यहाँ गलत विकल्प का चयन या गलत विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए कि नहीं जानते, तो यहाँ पर आपके आएगा खड़ी पाई, ठीक है। आप मुझे नहीं जानते खड़ी पाई, महीने में मैं 2 ही दिन व्यस्त रहा हूँ, यानी कि इसने पूरे 2 अलग अलग वाक्य बोले हैं, तो इसमें आपके बीच में खड़ी पाई आएगी। तो केवल कथन 1 के अंदर आपकी त्रुटि रहेगी या फिर असंगत विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 आपको दे रखा है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। और कथन दूसरे में दे रखा है, जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में उन पर विशेष बल दिया जाए वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। और उपयुक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा इसमें आपके सही विकल्प रहता है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके कि कथन 1 सही है, कथन 2 तथा कथन 2 जो है वो कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें नई नई ऐसा नहीं हो सकता, जहाँ पर यहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है नई नई की, ठीक है। तो पुनरावृत्ति किए जाए और भावातिरेक में उन पर विशेष बल दिया जाता है, तो वहाँ पर आपके अल्प विराम का प्रयोग है वो किया जाता है भाई। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में अशुद्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया? तो अशुद्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। उपन्यास की संभावनाएं अब क्या है और विशेषकर मेरे लिए कितनी क्या हो सकती है ये नहीं जानता। तो इसमें आपको देखना है कि अशुद्ध विराम चिन्ह है वो कहाँ पर प्रयोग हुआ है वो आपको इसमें बताऊंगा मैं। तो इसमें देखो, उपन्यास की संभावनाएं अब क्या है और विशेषकर मेरे लिए कितनी क्या हो सकती है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपके अल्प विराम, ठीक है ना। और ये नहीं जानता, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपके जो प्रश्नवाचक चिन्ह आपने लगाया है ये आपके गलत यूज हो रखा है। तो इसमें त्रुटिपूर्ण या अशुद्ध विराम चिन्ह पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 41 नंबर आपको दे रखा है। यदि वाक्य में पर, इसी से, किंतु, परंतु, जिससे, तथापि इत्यादि अवयवों का प्रयोग होता हो तो इनके पहले कौन सा विराम चिन्ह लगाया जा सकता है? तो इनसे पहले जो विराम चिन्ह लगता है उसे हम कहते हैं अल्प विराम।
ठीक है ना भाई, थोड़ा सा रुकना होता है, फिर आगे का सेंटेंस बोलना होता है, इसलिए हम इसे अल्प विराम कहते हैं कि थोड़ा सा विराम कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो पर, किंतु, किंतु, इसी से, परंतु, जिससे, तथापि, इसमें आपके अल्प विराम का प्रयोग होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक आपको दे रखा है, देवियों और सज्जनों, याद रखे देश पर संकट छाया है। कथन दूसरा दे रखा है, जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए अल्प विराम, वहाँ अल्प विराम लगता है। जहाँ पर किसी को संबोधित किया जाए वहाँ पर अल्प विराम लगता है। इसमें आपको हो जाएगा कि दोनों ही कथन सही है और दूसरा कथन है वो एक की बिल्कुल व्याख्या भी सही करता है। तो ऑप्शन नंबर एक जो है वो इसका बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इसमें देर का देवियों और सज्जनों, फिर रुके तो अल्प विराम लगा दिया, याद रखे, फिर रुके, देश पर संकट छाया है, तो ये बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ पर अल्प विराम लगता है। तो यहाँ पे किसको संबोधित कर रहे हैं भाई, तो देवियों और सज्जनों को संबोधित किया जा रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपके अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 43 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है। तो असंगत विकल्प आपको पूछा तो इसमें आ जाएगा बिजली। बिजली चिलचिलाना देर का यानी कि दृश्य के अनुकरण के आधार पर बना शब्द। तो ये आपके चिलचिलाना न होकर के बिजली का मतलब होता है चमकना। क्या होता है भाई, बिजली का मतलब हो जाएगा आपके चमकना, और चिलचिलाना जो है इसमें रहता है धूप। हम कहते हैं ना कि भाई आज तो बहुत तेज़ धूप है, या फिर आज की धूप तो बहुत चिलचिला वाली है। तो चिलचिलाना यानी कि धूप बहुत हो रही है, तो इसमें आपके धूप का मतलब रहता है चिलचिलाना, बिजली का मतलब रहता है चमकना। यानी कि इसकी विशेषताओं के बारे में भाई कि जो बिजली है वो क्या करती है, चमकती है। तारे क्या करते हैं, झिलमिलाते हैं, तो तारे झिलमिलाते हैं। घुड़सवार क्या करते हैं, दल और बाजा समूह होते हैं। इसी प्रकार धूप का जो है वो रहेगा आपके चिलाना। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 44 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा है यानी कि किसी जातीय समूह का बोध करवाती है। तो इसमें आपके रहेगा उपरोक्त सभी। आटा है तो आटा जाति की बोध करवा रहे हैं। मेवाती गाय, तो मेवात क्षेत्र की जितनी भी गायें हैं उनकी वो संज्ञा है वो बोध करवा रही है। अरबी घोड़ा, तो अरब के जितने भी घोड़े हैं उन सब की जाति का बोध करवाते हैं अरबी घोड़ा। तो ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञाएं रहती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो इसका आ जाएगा आपके जो धमकी है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है भाई। बाकी मिठाई, पुंज, दिन ये सभी जातिवाचक संज्ञा रहती है, लेकिन धमकी आपके जातिवाचक संज्ञा नहीं रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46 नंबर आपको दे रखा है, और जो धमकी है ना ये किस प्रकार की संज्ञा है बता आपको। धमकी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है, यानी कि कोई किसी को धमकी दे रहा है, इसका मतलब वो अपने भाव व्यक्त कर रहा है कि मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा। तो ये धमकी क्या होती है, एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा है तो इसमें आ जाएगा जो सिलई है ये एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा रहती है। बाकी संगमरमर, जुलूस, नदी ये सभी रहती है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 47 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नहीं हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो इसमें आपके जो इत्र और कोमलता दे रखा है ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर एक, क्योंकि इसमें इत्र तो रहता है भाई आपके जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जितने भी परफ्यूम है उनकी जाति को बोध कौन करवा रहा है, इत्र करवा रहा है। और जो कोमलता है ये कोमलता एक प्रकार का भाव होता है, कहते हैं ना इसका को ये हार्ट कोमल है या फिर हाथ कोमल है, तो कोमलता एक प्रकार की क्या होगी भाई, भाव हो गया। तो इसमें रहेगा आपके भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए। और हिमालय है, गंगा है, और गंगा इसमें आ जाएगा आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर, हिमालय आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामायण आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कुतुब मीनार भी एक प्रकार की व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी, और चेतक है तो ये भी आपके रहेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दीपावली जो है ये भी आपके रहेगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर आपको दे रखा है, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन इसका प्रयोग है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। इसमें आ जाएगा आपके, आज के समय में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, ये आपके यहाँ पे
जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया भाई। और इसमें अगर और देखा जाए, जैसे कि आज के समय में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो जो हरिश्चंद्र है ना, ये मतलब हरिश्चंद्र, तो इसमें ये रहता है आपके एक जातीय समूह का बोध करवाते हैं। और इसी प्रकार देखा जाए तो जैसे होता है हमारे कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस दोनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें आपके रहेगी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया गया है, क्योंकि हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम था भाई, और अब वो एक प्रकार की जाति के रूप में लेते हैं कि हरिश्चंद्र, यानी कि आपके जैसे होता है ना कि हरिश्चंद्र कितने मतलब वो ऐसे सत्यनिष्ठ थे, तो आजकल उनकी कमी नहीं है, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सत्य बोलते हैं। तो इसमें आपके ये एक जातीय समूह का बोध करवाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर आपको दे रखा है। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। तो आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आ जाएगा आपके जो सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं वो आ जाएगा आपके एक तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और एक आ जाएगा आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्योंकि इसमें आपके जो दे रखा है ना, ये तो आ जाएगा आपके मध्यम पुरुष, और जैसे कोई कुछ, तो ये रहेगा आपके अनिश्चयवाची सर्वनाम। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर आपको दे रखा है। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो वाक्य है, इसमें आपके रहेगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा, इसमें जो आप दे रखा है ना, आप, ये रहता है मध्यम पुरुष, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 51 नंबर कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम का प्रयोग सर्वनामिक विशेषण के रूप में हुआ है। यानी कि सर्वनाम है और उसका प्रयोग जो है वो सर्वनामिक विशेषण के रूप में हुआ है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग वहाँ बहुत शोर मचा रहे थे। तो कुछ लोग वहाँ बहुत शोर मचा रहे थे, ये जो सर्वनाम है ये एक सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए थे। और इसमें जैसे कुछ लोग वहाँ बहुत शोर मचा रहे थे, तो ये हो गया आपके सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग इसमें रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 52 नंबर आपको दे रखा है। संबंधवाचक सर्वनाम और आश्रित उपवाक्य से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें रहेगा आपके कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हमेशा मुख्य उपवाक्य में होता है, ये कथन आपके असत्य है, क्योंकि इसमें मुख्य उपवाक्य में प्रयोग ना होकर के उपवाक्यों की विशेषण आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। और इसमें आपके जैसे रहेगा ना, तो इनमें संबंधवाचक सर्वनाम का जोड़ा हमेशा अपेक्षित रहता है, और जो और सो जो है ना, जो और सो ये संबंधवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण रहते हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्राय आश्रित उपवाक्यों में होता है। किस में होता है भाई, तो मुख्य उपवाक्यों में ना होकर के जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उनके अंदर इसका प्रयोग है वो किया जाता है। तो ये बिल्कुल आपके सही दे रखा है, इसमें ये हो जाएगा आपके असत्य कथन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर आपको दे रखा है। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का कारक भेद क्या है। तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है, तो इसमें कारक भेद रहेगा आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम या कर्ता कारक। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और कारक भेद पूछा जाए तो कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर ए। किसी ने, जैसे दे रखा है ना किसी ने, तो किसी ने का मतलब क्या है अभी जानते नहीं है, निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और किसी ने दे रखा है, तो ने कर्ता की विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने दे रखा है, इसका मतलब कर्ता कारक है इसके अंदर, ठीक है ना। सर्वनाम पूछे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और कारक पूछे तो कर्ता कारक, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर आपको दे रखा है। कुछ भी कहकर किसी को हंसाना अच्छी बात नहीं है, मतलब कुछ भी किसी को कहकर के किसी को हंसाना अच्छी बात नहीं है। तो इसमें आपके रहेगा एक भेद, क्या रहेगा भाई, इसमें आ जाएगा आपके एक भेद, ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ भी कहकर किसी को हंसाना अच्छी बात नहीं है, तो इसमें आ जाएगा आपके एक भेद या फिर अनिश्चयवाचक, ठीक है ना। एक भेद में जैसे देखा जाए ना, तो इसमें जैसे कुछ आ गया या फिर किसी, कुछ या किसी ऐसे शब्द आ जाए तो समझ आना कि एक भेद और अनिश्चयवाचक होगा। तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके बी। इसमें दे रखा ना कुछ है दे रखा आपके, तो कुछ है किसी है, तो ऐसा आते ही समझ आना कि वहाँ पर एक भेद होगा और अनिश्चयवाचक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर आपको दे रखा है। संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द का सही युग्म कौन सा है। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द का जो सही युग्म रहेगा
वो आ जाएगा आपके इसमें दुख का दुखी दुखी हो गया, कृपा का कृपालु हो गया, और भूगोल का भौगोलिक हो गया। तो इसमें उपरोक्त सभी जो है ये संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द बिल्कुल सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 56 नंबर आपको दे रखा, 2 गज जमीन में किस प्रकार का विशेषण है। तो 2 गज जमीन जो है इसमें आपके निश्चित प्रमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, भाई बिल्कुल कितने गज, तो 2 गज, बिल्कुल 2 दे रखा, निश्चित परिमाण में गज दे रखा है, ठीक है। तो 2 गज जमीन में किस प्रकार का विशेषण है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण रहता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 नंबर आपको दे रखा, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। तो सकर्मक क्रिया वाला जो वाक्य है वो आ जाएगा, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, ये आपके सकर्मक क्रिया वाला वाक्य रहता है, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें अगर अकर्मक देखा जाए तो इसमें आ जाएगा, जैसे लड़का बहुत हंस रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, मैं रात भर जागता रहा। तो ये सब क्या है, ये सब रहेगी अकर्मक, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं है। अगर आप रात भर जाग रहे हैं तो कोई उसमें कर्म नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। तो क्या से अगर आप आंसर करोगे और आपको आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो सकर्मक क्रिया है, और अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो अकर्मक क्रिया रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर आपको दे रखा है, लज्जाना, बतियाना और दुखना किस प्रकार की क्रिया है। तो होता ना भाई, लज्जा से लजाना, बताना से बतियाना, दुख से दुखाना दुखना, तो ये किस प्रकार की क्रिया रहती है, तो ये आ जाएगा आपके नाम धातु क्रियाएं। कौन सी क्रिया होगी भाई, तो नाम धातु क्रियाएं रहने वाली है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर आपको दे रखा है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप आराम से पेपर को देख सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। अब आपको बार बार नहीं कहूँगा मैं, आप समझदार है और कर लीजिएगा, ठीक है। 59 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया युग्म तथा उसका प्रकार असंगत है। कौन सा क्रिया युग्म है और उसका प्रकार असंगत है, तो इसमें आ जाएगा आपके तुम जा सकते हो। ये जो दे रखा है ना वाक्य कि तुम जा सकते हो, इसमें क्रिया युग्म और जो उसका प्रकार है वो दोनों असंगत दे रखा है भाई। तो तुम जा सकते हो इसमें आपके अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया नहीं होकर के इसमें रहेगा शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, यानी कि तुम जा सकते हो, मतलब ये शक्ति बोधक दे रहा है, मतलब इसको बोल रहा है कि तुम जा सकते हो, निकलो यहाँ से, तो वो होता है बात। तो तुम जा सकते हो इसमें आपके अनुमति बोधक न होकर के शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया रहेगी भाई, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर आपको दे रखा है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो इसका भाववाच्य रूपांतरण क्या होगा। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो इसका भाववाच्य जो रूपांतरण रहने वाला है वो आ जाएगा, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। ये भाववाच्य रूपांतरण रहेगा इसमें कि पक्षियों के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो आकाश में उड़ा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, और इसमें देखा जाए तो जैसे पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, ये भाववाच्य में क्रिया होती है ना, वो पुल्लिंग और एक वचन रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या रहता है भाई, एक वचन और पुल्लिंग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 61 नंबर आपको दे रखा है, सीता ने पत्थर लिखा, इस वाक्य में वाच्य और प्रयोग का संयोजन क्या है। तो सीता ने पत्थर लिखा है, तो इस वाक्य में जो वाच्य और प्रयोग रहेगा इसका सही संयोजन किया है, तो वो आ जाएगा आपके वाच्य कर्तृवाच्य रहेगा, और प्रयोग जो है ये इसमें कर्मणि रहेगा। तो वाच्य हो गया इसमें आपके कर्तृवाच्य और प्रयोग हो गया इसमें आपके कर्मणि, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसमें दे रखा भी कर सीता ने पत्थर लिखा, इस वाक्य में जो वाच्य और प्रयोग का सही संयोजन है, ठीक है, लेकिन वाच्य है कर्तृवाच्य, क्योंकि इसमें कर्ता है वो प्रधान है, वही सीता ने पत्थर लिखा है ना, तो इसमें कर्ता है वो प्रधान होने के कारण इसमें वाच्य आपके कर्तृवाच्य आया है, और क्रिया का जो लिंग वचन जो कर्म है पत्र के अनुसार बदला है, तो ये लिंग और वचन के अनुसार कर्म या कैसे तो पत्र के अनुसार बदला है, तो वो कर्मणि भी रहेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आपके आ जाएगा कर्मणि और कर्तृवाच्य, तो कर्म के आधार पर बदला है और वाच्य है वो कर्ता के द्वारा है, तो कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है, मुझसे ये भारी बक्सा नहीं उठाया जाता, मुझसे ये जो भारी बक्सा है ये नहीं उठाया जाता, इसमें कौन सा वाच्य है। तो इसमें जो वाच्य रहेगा वो आ जाएगा आपके क्रम वाच्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 नंबर आपको दे रखा है,
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक रूप से भाववाच्य की श्रेणी में नहीं आता है? तो व्याकरणिक रूप से भाववाच्य की श्रेणी में नहीं आता है तो इसमें आ जाएगा आपके कि मैं अब और नहीं लिख सकता। मैं अब और नहीं लिख सकता, ये जो है ये आपके भाववाच्य की श्रेणी के अंदर तो नहीं आता। अब तो वो साफ साफ मना कर रहा है कि अब मैं और नहीं लिख सकता भाई, तो ये आपके रहेगा इसमें भाववाच्य की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाला है। इसका आ जाएगा आपके जैसे कर्तृवाच्य रहेगा कि मैं अब और नहीं लिख सकता। वो कर्ता जो है, लिखने वाला जो है, वो खुद साफ मना कर रहा है कि भाई अब मैं और नहीं लिख सकता। जैसे हम किसी दोस्त को बोलते हैं ना कि भाई मेरी ये प्रैक्टिकल फाइल है या तू बना दे या लिख दे मेरी, तो वो क्या करता है कि 10-12 पेज लिखता है, फिर क्या बोलता है कि मैं भाई अब नहीं लिख सकता। तो वो एक कर्तृवाच्य है भाई, न कि भाववाच्य, ठीक है। तो वो कर्तृवाच्य की श्रेणी के अंदर आएगा, भाववाच्य की श्रेणी में नहीं आएगा। भाववाच्य में देखा जाए तो इसमें रह सकता है आपके कि धूप में चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य हो गया। रोगी से सोया नहीं गया, तो ये भी क्या हो गया, एक भाव हो गया भी रोगी के कि रोगी है बेचारा, इसमें दुख दर्द है, दर्द हो रहा है इसको, तो ये सो नहीं पा रहा है, तो ये एक प्रकार की भावनाएं होती है इसमें। लेकिन मैं अब और नहीं लिख सकता, ये वो साफ साफ मना कर रहा है कि भाई तेरी फाइल है तुम खुद लिख, अब मैं और नहीं लिखूंगा, दोस्ती के नाते मैंने 12-13 पेज लिख दिए तेरे, बहुत है बस, ठीक है। तो ये रहता है इसमें आपके कर्तृवाच्य। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर आपको दे रखा है, तुमसे फूल तोड़े जाएंगे। तुमसे फूल तोड़े जाएंगे, इसका विश्लेषण कौन सा है? तो इसका विश्लेषण आपको पूछा है तो इसमें रहेगा आपके कि इसमें वाच्य जो है वो तो है कर्मवाच्य, क्रिया दे रखी है आपके सकर्मक, ठीक है ना। तो इसमें आपके वाच्य तो आ गया कर्मवाच्य और क्रिया आ गई आपके सकर्मक क्रिया रहेगी, क्योंकि इसमें तुमसे फूल तोड़े जाएंगे इसका सही विश्लेषण रहता है। तो वाच्य तो कर्मवाच्य, क्रिया सकर्मक, प्रयोग इसमें देखा जाए ना तो इसमें कर्मणि प्रयोग आएगा, क्योंकि कर्म है सकर्मक, तो इसमें आपके कर्मणि होगा प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आपके सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहेगा 65 नंबर, प्रधान कर्ता कारक और अप्रधान कर्ता कारक के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो प्रधान कर्ता कारक और अप्रधान कर्ता कारक में जो आपके सत्य संबंध रहता है वो आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 कि जब कर्ता के साथ नया विभक्ति लगती है तो उसे अप्रधान कर्ता कारक कहते हैं। अगर नया विभक्ति लगी हुई है तो वो आपके क्या हो जाएगी, अप्रधान कर्तावाचक रहने वाला है। और अगर इसमें जैसे मान लो कि कर्ता के अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो उसे हम प्रधान कर्ता कारक कहते हैं, यानी कि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार अगर चेंज हो रही है तो वहाँ पर हम प्रधान कर्ता कारक कहते हैं। और अगर नया विभक्ति लगी हुई है और क्रिया है वो क्रम के अनुसार बदल रही है, तो क्रिया अगर कर्ता के अनुसार बदले तो हम कहते हैं कि प्रधान कर्ता कारक है। लेकिन कर्ता के साथ नया लगा हुआ हो और क्रिया है वो क्रम के अनुसार बदल रही है तो वहाँ पर व्याकरणिक रूप से देखा जाए तो अप्रधान कर्ता रहता है, यानी कि इसमें कर्ता का कोई रोल ही नहीं है भाई, क्योंकि क्रिया का चेंज किससे हो रही है, कर्म से हो रही है, तो ये कर्ता तो अप्रधान हो गया। लेकिन कर्ता से क्रिया अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि ये प्रधान कर्ता रहता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 नंबर आपको दे रखा है, 66 नंबर, 66 आपको दे रखा है कि किस विकल्प में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसमें आपके रहेगा कि जैसे मुझसे ये काम न सदेगा, मुझसे ये काम न सदेगा, तो इसमें आपके अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे ये मेवाड़ से है, राकेश रमेश से चतुर है, ये ससुर से लज्जाती है, तो ये सभी अपादान कारक रहते हैं। लेकिन मुझसे ये काम न सदेगा, इसमें आपके रहेगा करण कारक। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल आपके सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67 आपको दे रखा है, क्रिया के साधन और क्रिया के आधार को सूचित करने वाले कारक कर में से कौन से हैं? तो क्रिया के साधन और क्रिया के आधार को सूचित करने वाले जो कारक रहते हैं वो इसमें आपके आ जाएगा कि करण कारक और अधिकरण कारक। कौन सा कारक भाई, करण कारक और जो अधिकरण कारक है ये दोनों क्रिया के साधन और क्रिया के आधार को सूचित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 68 आपको दे रखा है, लगता है वह अब तक घर पहुंच गया है। ये लगता है वह अब तक घर पहुंच गया हो, इस वाक्य में काल का कौन सा भेद है? तो पहुंच गया हो तो इसका मतलब है कि वो संभावना व्यक्त कर रहा है कि अब तक तो वो पहुंच गया होगा यार, कब का निकला हुआ है घर से, तो अब तक तो घर पहुंच गया होगा, तो वो संभावना व्यक्त कर रहा है भाई। तो संभाव्य वर्तमान काल कि अब तक, यानी कि वर्तमान काल जो है अब तक
कि अब तक तो पहुंच गया होगा, तो वह संभाव्य वर्तमान काल इसमें आपके रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 आपको दे रखा है, कल इस समय हम रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे होंगे, तो वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो ये कल की बात कर रहा है, तो इसमें आपके आ जाएगा कि सांतत्य बोधन भविष्यत काल, यानी कि सांतत्य बोधक जो भविष्य की बात कर रहा है कि हम कल इस समय तक तो रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे होंगे, तो ये आ जाएगा आपके सांतत्य बोधक भविष्यत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 नंबर आपको दे रखा है, किस विकल्प में आसन्न भूतकाल का प्रयोग हुआ है? तो आसन्न भूतकाल इसमें आपके रहेगा कि मैंने आम खाया है। भाई आसन्न का मतलब क्या है कि जो भूतकाल अभी अभी बीता है, यानी कि इसने अभी अभी आम खाया है, तो ये आपके आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 आपको दे रखा है, और इसमें भी जैसे और भी आपको आंसर दे रखे हैं कुछ वाक्य, तो वो भी आपको बता देते हैं साथ में। तो मैंने आम खाया, तो ये तो हो गया अपने आसन्न भूतकाल। लेकिन तू गाता तो मैं बजाता, मतलब एक शर्त दे रखी है, तो शर्त वाला कौन सा होता है भाई? और इसमें भी तू गाता तो मैं बजाता, तो यानी कि भूतकाल की बात हो रही है और शर्त है, तो इसमें आ जाएगा आपके हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है ना। और वे अभी आया था, वे अभी आया था यानी कि पूर्ण भूतकाल, वो अभी आया था मतलब वो आ चुका है, वो उसके द्वारा आने की जो क्रिया है वो पूरी की जा चुकी है, तो इसका मतलब पूर्ण भूतकाल है, ठीक है। और वह पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था इसका मतलब उसके जो पढ़ने की क्रिया है वो जारी थी, तो वो रहेगा अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो इसमें आ जाएगा आपके अपूर्ण भूतकाल। तो ये हो गया अपूर्ण भूतकाल, ये हो जाएगा आपके पूर्ण भूतकाल, ये हो जाएगा आपके हेतु हेतु मत भूतकाल, और ये हो जाएगा आपके आसन्न भूतकाल। तो ये आपके सभी बिल्कुल इसमें आपको बता दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके आसन्न भूतकाल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 आपको दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है उसका आपको बताना इसमें। तो आपके इसमें रहेगा कि जैसे जवाब ये स्त्रीलिंग नहीं है, लेकिन किताब, किताब है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। तो इतना इसमें आ जाएगा आपकी किताब जो है ये आपकी स्त्रीलिंग में आ जाएगा, लेकिन जवाब, गुलाब, हिसाब ये सब आपके पुल्लिंग के अंतर्गत रहने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 72 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपको दे रखा है, खटमल, मच्छर, चिंता नित्य पुल्लिंग शब्द है। क्या है भाई? नित्य पुल्लिंग शब्द है। और दूसरा दे रखा कथन नंबर 2 कि कोयल, मैना, मछली ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें आपके रहेगा दोनों ही बिल्कुल आपको सही दे रखा है। खटमल, मच्छर, चिंता जो है ये नित्य पुल्लिंग शब्द रहते हैं, और कोयल, मैना और मछली जो है ये आपके नित्य स्त्रीलिंग शब्द रहते हैं भाई। और इसमें भी अगर जैसे ये आपके नित्य वाले रहते हैं ना भाई, कोयल, मैना, मछली नित्य स्त्रीलिंग हो गए, तो इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 आपको दे रखा है, 73 आपको दे रखा है कि महंगाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो महंगाई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा पक्ष है? तो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसमें क्रिया का कौन सा पक्ष है? तो वो आ जाएगा आपके प्रगति बोधक पक्ष। कौन सा पक्ष रहेगा भाई? तो प्रगति बोधक पक्ष इसके अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है, उसने अब तक अपना पाठ याद कर लिया होगा, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? यानी कि उसने बताया कि अब तक तो उसने पाठ है वो याद कर लिया होगा, तो उसको संदेह है, तो क्या हो जाएगी? संदेहार्थ वृत्ति, कि भी उसने अब तक तो अपना पाठ है वो याद कर लिया होगा, तो इसमें आ जाएगा संदेहावर्ती, संदेहार्थक वृत्ति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है, पुल्लिंग शब्दों में विभक्ति रहित बहुवचन बनाते समय किस स्वर का परिवर्तन होता है? तो पुल्लिंग शब्दों में विभक्ति रहित बहुवचन बनाते समय किस स्वर का प्रयोग होता है या किस स्वर का परिवर्तन होता है? इसमें आ जाएगा आपके केवल आ शब्द जो है, अकारांत जो है को ई किया जाता है, यानी कि पुल्लिंग विभक्ति रहित बहुवचन बनाते समय किस स्वर का परिवर्तन करते हैं? तो आ की जगह आप ए कर दोगे, ठीक है ना। तो आपके वो पुल्लिंग वाला है वो इसमें आपके हो जाएगा पुल्लिंग के अंदर। जैसे होता है ना भाई, आप जैसे करते हैं कि भाई लड़का, तो ये तो क्या हो गया पुल्लिंग, लड़के से लड़के, तो इसमें अकारांत को बदल दिया आपने, बहुवचन कर दिया। तो इसमें पुल्लिंग शब्दों का विभक्ति रहित अगर बहुवचन देखा जाए, तो जैसे आपके रहेगा कि लड़का है तो लड़के हो जाएगा। और आप जैसे देखो कि इसमें शेष मात्रा होती है ना, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ए है, वाले शब्द समान रहते हैं। जैसे कि बालक है तो बालक एक बहुवचन शब्द है,
साधु है तो इसमें भी आपके चेंज नहीं होगा, ये भी आपके बहुवचन शब्द ही है और इसमें एक वचन भी साधु आएगा और बहुवचन भी साधु रहेगा। और हाथी शब्द है तो इसमें ई की मात्रा है तो इसमें भी आपके बहुवचन भी हाथी, एक वचन भी हाथी। लेकिन जिसमें आ शब्द आता है ना पीछे, जैसे लड़का तो लड़के हो गया, ठीक है, तो और जनता तो जनता, तो इसमें आपकी जनता तो यही रहने वाली है, तो इसमें लड़का का लड़के हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। आ स्वर आ रहा है तो इसमें ए करते ही वो बहुवचन चेंज हो जाएगा पुल्लिंग के अंदर, जनता स्त्रीलिंग है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर जो एज है इसमें आपके ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और सभी आकारांत शब्द ए में नहीं बदलते, जैसे मामा है, नाना है, योद्धा है, ये भी नहीं बदलते, कुछ अपवाद भी है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो मामा, नाना, योद्धा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आ को ए किया जाता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यद्यपि मौन धनी है तथापि वह बहुत दुखी है, यानी कि धनी तो है लेकिन वो दुखी है। इस रचना के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इस आधार पर देखा जाए तो वह एक प्रकार का क्या है भाई, मिश्र वाक्य है कि धनी भी है और तथापि यद्यपि, और तथापि यद्यपि ऐसे शब्द आ जाए ना तो समझ आना कि वो मिश्र वाक्य रहता है। तो इसमें आ जाएगा आपके मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 77 आपको दे रखा है, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने क्या कहा भाई, कि सदा सत्य बोलो। इस वाक्य में कि सदा सत्य बोलो में कौन सा उपवाक्य है? तो इसमें आपके रहेगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य। कौन सा आ जाएगा भाई? तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य रहेगा, तो ये आ जाएगा आपके कि सदा सत्य बोलो किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा। तो संज्ञा पर आधारित है, संज्ञा पर आश्रित है, तो ये आ जाएगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 78 आपको दे रखा है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या है? कि परिश्रमी जो व्यक्ति होगा ना, जो हार्ड वर्क करेगा, मेहनत करेगा, अपने सपनों के लिए जी जान लगाने की जो हिम्मत रखता है ना, वही व्यक्ति वो सफलता को प्राप्त करता है। तो वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या है? तो इसमें आपके जो विस्तार रहेगा वो आ जाएगा परिश्रमी। कौन सा आएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें जो परिश्रमी दे रखा है ये आपके वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। तो परिश्रमी व्यक्ति, उद्देश्य में विस्तार, तो परिश्रमी, ऑप्शन नंबर इसमें आपके रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 79 आपको दे रखा है, बच्चे खेल रहे थे और पक्षी चहचहा रहे थे। ये किस प्रकार का वाक्य है? बच्चे तो अपने खेलने की क्रिया कर रहे थे और पक्षी चहचहाने की क्रिया कर रहे थे, तो ये किस प्रकार का वाक्य रहता है? तो ये आ जाएगा आपके इसमें आपके संयुक्त वाक्य। कौन सा आ जाएगा भाई? संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य की पहचान ध्यान रखना, बीच में अगर और आ जाए, क्योंकि आ जाए, तो वो सब आपके संयुक्त वाक्य के अंतर्गत रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 नंबर आपको दे रखा है, उसने खाना खाया और सो गया। इस संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? उसने खाना खाया और फिर वो सो गया, तो इसका संयुक्त वाक्य का जो आपके सरल में रूपांतरण रहेगा वो हो जाएगा कि वह खाना खाकर सो गया। क्या किया उसने? खाना खा कर के वो सो गया, तो ये आपके इसमें रूपांतरण हो जाएगा एक सरल वाक्य के रूप में। और जब तक इसमें और दे रखा है तो ये आपके संयुक्त वाक्य था पहले, और इसमें अब और नहीं है तो ये सरल वाक्य हो गया अभी। तो वह खाना खाकर सो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 81 आपको दे रखा है, 81 आपको दे रखा है कि धन के बिना किसी का काम नहीं चलता है। इसमें के बिना किस प्रकार का अवयव है? भाई दे रखा ना धन के बिना, तो ये जो के बिना दे रखा है ये किस प्रकार का अवयव रहता है वो आपको इसमें बताना है। इसमें आ जाएगा आपके संबंध बोधक अवयव। वो संबंध बता रहा है कि धन के बिना, किसके बिना? तो धन के बिना कोई काम नहीं चल सकता, ये धन के साथ काम का संबंध है वो प्रदर्शित कर रहा है। ये आ जाएगा आपके संबंध बोधक अवयव, ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ जैसे देखा जाए तो और भी शब्द होते हैं, जैसे के बिना हो गया, के साथ हो गया, या के ऊपर हो जाए, तो वो भी आपके संबंध बोधक शब्दों के अंतर्गत रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 82 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है तो वो आ जाएगा काला। जो काला है ये क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं रहता, ये एक प्रकार का विशेषण रहता है, ठीक है। जबकि वहाँ पर है, धीरे धीरे है, आजकल है, ये सब क्रिया विशेषण रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 83 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो इसमें आ जाएगा आपके शीर, शलाका और गोमल जो है ये सभी शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में
सेम टू सेम है वो आ गए थे, उन्हें तत्सम कहते हैं। और संस्कृत से हिंदी में आने के लिए जो शब्द कुछ रूपांतरित होकर के आए थे उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द, ठीक है ना। तो इन शब्दों को पता लगाने की एक ही ट्रिक होती है कि अगर आपको कोई शब्द ऐसा लगे कि ये शब्द बहुत ही कम यूज हो रहा है या कोई नया शब्द लगे, जैसे शीर है, सलाका है, गोमल है, तो ये शब्द मतलब बहुत ही कम रेयर चांस में इसका यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादातर संस्कृत भाषा के शब्द रहते हैं, तो इसमें आपको आसानी से पता लग जाएगा कि ये सभी तत्सम शब्द रहते हैं भाई। तो शीर, सलाका, गोमल ये आपके रहेगा तत्सम शब्द। तो इसमें आ जाएगा आपके 83 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और अगर इसका आपको तद्भव पूछे, जैसे शीर का मतलब क्या होता है, इतनी शीर का मतलब तो अगर हम देखें ज़्यादातर हम किसका प्रयोग करते हैं वो आपको बताता हूँ मैं। तो एक तो हो गया शीर और इसका अर्थ हो गया खीर। तो आप किसका प्रयोग करते हो, खीर का प्रयोग करते हो आम बोलचाल में, या फिर शीर का प्रयोग करते हो। तो हम तो ज़्यादातर खीर का प्रयोग करते हैं कि आज खीर बनी है, तो खीर है वो है अपने तद्भव शब्द। तो आपको शब्द देखते पता चल जाएगा कि ये तत्सम है या तद्भव है। भाई ज़्यादा जो यूज हो रहा है वो तद्भव है, जो बहुत ही कम जो संस्कृत भाषा के शब्द लग रहे हैं वो अपने तत्सम शब्द रहते हैं। तो शीर का हो गया खीर, और जो ये अपने है सलाका, तो सलाका का हो जाएगा सिलाई। तो हम सलाका थोड़ी यूज़ करते हैं, कोई सिलाई यूज़ करते हैं ना कि सिलाई मशीन है, या ऐसा बोलते हैं कि नहीं है तो सलाका मशीन है, ऐसा नहीं करते, हम सिलाई मशीन कहते हैं। तो ये आपके रहेगा सलाका है तत्सम शब्द जो कि संस्कृत का शब्द है, और सिलाई है अपने हिंदी का शब्द यानी कि तद्भव शब्द जो कि संस्कृत से आते आते थोड़ा चेंज हो गया था, तो ये बन गया सिलाई। और एक होता है गोमल, गोमल मतलब गोमल है, गोमय है, गोबर, तो हम गोबर कहते हैं लेकिन गोमल तो नहीं कहते हैं ना। तो ये आपके गोमल है वो तत्सम हो जाएगा और गोबर इसका तद्भव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं है तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। जो बैन दे रखा है ये आपके देशी शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी शब्द है तो विदेशी हो गया, तो ये आपके रहेगा देशज शब्द में नहीं आएगा। बाकी अंटा, डाब, बियाना ये सब अपने तद्देश शब्द रहते हैं, ठीक है ना। और बैन का मतलब होता है भाई वचन, वचन है तत्सम और बैन है इसका तद्भव, तो बैन का तत्सम या फिर वचन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। तो विदेशी भाषा का शब्द नहीं है तो वो आ जाएगा आपके कलाई। कलाई जो है ये अपने देसी भाषा का शब्द है कलाई, तो इसमें आएगा कलाई। जैसे एजा है ना, एजा ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये आ जाएगा अरबी भाषा का शब्द एजा। आगा जो है ये रहेगा आपके तुर्की भाषा का शब्द, और किशमिश जो है ये रहेगा अपने फारसी भाषा का शब्द, और जो कलई है ये रहेगा अपने देसी भाषा का शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि विदेशी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 86 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में देशज शब्द है। तो देशज शब्द है तो वो आ जाएगा आपके चषक। चषक जो है ये अपने देसी शब्द रहता है भाई, और तकिया जो है ये रहेगा अरबी भाषा का शब्द, मलई जो है ये रहेगा फारसी भाषा का शब्द, और जो मोगल है ये रहेगा अपने तुर्की भाषा का शब्द, और चषक है ये रहेगा अपने देसी भाषा का शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से उपसर्ग संबंधी असंगत विकल्प कौन सा है। तो असंगत विकल्प वो भी उपसर्ग संबंधी, तो इसमें आ जाएगा आपके कि उत उपसर्ग में उद्धार, उद्यम बिल्कुल सही दे रखे हैं। आ उपसर्ग में आरोहण, आक्रोश ये भी बिल्कुल सही दे रखे हैं। वी उपसर्ग में व्यस्त, वी प्लस अस्त, विस्मरण, वी प्लस अस्मरण, तो ये भी बिल्कुल आपके सही दे रखे हैं। लेकिन इसमें डी जो है ये हो जाएगा इसमें कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। उपयुक्त में से कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो कि असंगत है, सभी बिल्कुल आपके एकदम संगत शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 आपको दे रखा, निम्नलिखित में से किस शब्द में ए प्रत्यय है। तो ए प्रत्यय है तो इसमें आ जाएगा आपके भार। भार के अंदर आपके ए प्रत्यय है, बाकी सभी ऑप्शन आपके इसमें हो जाएंगे गलत, क्योंकि भिड़ंत देखा जाए तो इसमें आपके अंत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, अंत प्रत्यय। भार में आ गया ए प्रत्यय, बैठक में आ गया आपके कै प्रत्यय, और दैन में आ गया आपके न प्रत्यय, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 आपको दे रखा है, कसौटी में कौन सा प्रत्यय है। तो कसौटी के अंदर आ जाएगा ओटी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय भाई, तो कसौटी के अंदर आ जाएगा आपके ओटी प्रत्यय का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 नंबर आपको दे रखा है, खुश खबर और बेखबर शब्दों में कर्म से कौन से समास है। तो खुश खबर और जो बेखबर है इसमें आपको पूछा है कि कौन से समास है, तो
तो इसमें आ जाएगा आपके कर्मधारय अव्ययभाव समास। कौन सा समास है भाई? तो कर्मधारय अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर बी। खुश खबर यानी कि खुश है जो खबर, तो ये क्या हो गया? कर्मधारय। तो है जो किस में आता है? कर्मधारय समास का यही आपकी ट्रिक रहती है कि इसमें है जो, इसका अगर आप विस्तार करोगे तो है जो आएगा। तो खुश है जो खबर उसे कहते हैं खुश खबर, तो ये आप करेगा कर्मधारय समास। और बेखबर, जो खबर से बेखबर यानी कि जिसको खबर ही नहीं है, बेखबर, तो इसमें हो जाएगा आपके अव्ययभाव समास, क्योंकि जो बे दे रखा है ये एक अवयव है, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय अव्ययभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से समास संबंधी कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो समास संबंधी कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो इसमें आ जाएगा आपके परतंत्र। तो परतंत्र जो है इसमें रहेगा आपके तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आ जाएगा, इसमें परतंत्र में आ गया आपके तत्पुरुष समास। फिर दे रखा है प्रस्त्री, तो प्रस्त्री में रहेगा अपने कर्मधारय समास। और सुदर्शन में रहेगा आपके कर्मधारय समास। और दुकाल के अंदर भी रहेगा अपने कर्मधारय समास। यानी कि पहले में है तत्पुरुष समास, बाकी सब में है कर्मधारय समास। और अगर इसका आपको विस्तार देखा जाए कि परतंत्र, तो परतंत्र यानी कि होता है पराय का तंत्र, तो ये संबंध तत्पुरुष समास होगा। पर स्त्री, तो पर स्त्री का मतलब परई है जो स्त्री, तो है जो आ गया तो मतलब कर्मधारय समास। और सुदर्शन, अच्छे है जिसके दर्शन या अच्छे है जो दर्शन, तो इसमें आपके कर्मधारय भी हो सकता है और बहुब्रीहि समास भी आप ले सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर हम कर्मधारय समास को प्रायोरिटी देंगे। दुकाल, दुकाल का मतलब बुरा है जो काल, बुरा है जो काल वो दुकाल, तो इसमें रहेगा कर्मधारय समास। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा भाई डी, तत्पुरुष समास कर्मधारय कर्मधारय कर्मधारय, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें आपके डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 आपको दे रखा है, किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा सामासिक पद है जिसका विग्रह दे रखा है वो त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें आ जाएगा आपके धन संपन्न दे रखा है, धन का संपन्न, ये इसका आपके त्रुटिपूर्ण विग्रह है। क्योंकि धन संपन्न जो है इसमें रहता है धन से संपन्न, धन का संपन्न नहीं, धन से संपन्न जो है वो रहता है धन संपन्न। इसमें रहता है कर्ण तत्पुरुष समास, ठीक है ना। अध खिला, तो आधा है जो खिला, कर्मधारय समास हो गया। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, तो समूह हो समाहार हो तो उसमें कौन सा आता भाई? द्विगु समास। और हस्तगत यानी कि हस्त को गत, हस्त को गया हुआ या हस्त को गत, तो इसमें रहेगा कर्म तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को, तो को का प्रयोग हुआ है, तो इसमें रहेगा आपके कर्म तत्पुरुष समास। तो इसमें आपके पूछा है त्रुटिपूर्ण विकल्प, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, धन संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से संधि संबंधी त्रुटिपूर्ण विकल्प कौन सा है? तो संधि दे रखी है, इसमें कौन सा आपके त्रुटिपूर्ण विकल्प है उसका आपको चयन करना है अभी। तो इसमें रहेगा चक्षु प्लस मान, चक्षु मान दे रखा है जो कि आपके रहेगा त्रुटिपूर्ण, क्योंकि चक्षु मान नहीं होगा। इसमें जो आपके विसर्ग दे रखा है ना, इसका आधा से भी आएगा साथ में, तो चक्षुष्मान, चक्षुमान ये रहेगा। इसमें ये से है वो मूर्धन्य जो आकार वाला से रहता है, मूर्धन्य स्वर वाला या मूर्धन्य व्यंजन वाला से जो है, इसका आधा इसमें रहेगा, क्योंकि ये विसर्ग हट करके आधा से बन जाता है। तो इसमें रहेगा चक्षु, चक्षुष्मान, ठीक है ना। बाकी आयु प्लस रंध्र आयुर्वेद हो गया, और नी प्लस रंध्र निरंतर हो गया, दु प्लस राज तो दुराज हो गया। ये सभी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपके त्रुटिपूर्ण विकल्प रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? कौन सा शब्द है जिसके अंदर विसर्ग संधि नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके महोषधि। महोषधि के अंदर आपके विसर्ग संधि ना होकर के वर्दी संधि है भाई। महा प्लस औषधि, तो औषधि का इसमें हो गया आपके महोषधि, ठीक है ना। तो इसमें ओ से औ बन गया है, तो क्या हो गया अभी? वर्दी संधि हो गई, तो ये हो गया आपके वर्दी संधि महोषधि के अंदर, तो इसमें विसर्ग संधि नहीं है। बाकी सरोज, तो इसमें सर प्लस रोज रहेगा, सर में आपके विसर्ग रहेंगे। और मनोहर के अंदर मन प्लस हर होगा, तो इसमें मन में आपके विसर्ग रहेगा। वयोवृद्ध में भी आपके वय प्लस वृद्ध होगा, वय के पीछे विसर्ग रहेगा। इन तीनों के पीछे सर के पीछे मने के पीछे भी विसर्ग और वय के पीछे भी विसर्ग रहेगा। बाकी महोषधि जो है ये आपके विसर्ग संधि का उदाहरण न होकर के वर्दी संधि का उदाहरण रहता है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है, अहर्निश शब्द किस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अहर्निश जो शब्द दे रखा है इसका सही संधि विच्छेद आपके रहेगा अहन प्लस निशा।
एहन प्लस निशा जो है ये इसका बिल्कुल आपके एकदम सही संधि विच्छेद रहने वाला। और इसकी एहन प्लस निशा अहिर निशा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपके व्यंजन संधि है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है। सुपरनेकेंसन शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो सुपर एनवेंसन जो शब्द है इसका मतलब होता है आपके, जो सुपर एनवेंसन यानी कि इसका रहेगा आपके अधिवार्षिक। क्या हो जाएगा भाई? अधिवार्षिक इसका सही अर्थ रहने वाला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा है। प्रोबेटेरियर जो है इसके लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो इसमें जो सही पारिभाषिक शब्द रहेगा वो आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिवाक्साधीन। जो परिवाक्साधीन है वो इसका सही आंसर रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है। निम्नलिखित मानक पारिभाषिक शब्दों में से असंगत विकल्प कौन सा है? तो इलिसिट का मतलब हो जाएगा आपके निश्चित, बिल्कुल सही है। और टर्प्यूटेड का मतलब असमता। डिफेमेशन यानी कि इसमें अवमानना, ठीक, अवमानना न होकर के डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि। वो हम पढ़ते हैं ना कि भाई इस किसी इंसान ने अगर जज के बारे में कुछ गलत टिप्पणी कर दी तो उसने डेफेमेशन का केस लगाया, मतलब मानहानि का केस लगाया, या कोई राजनेता ने मानहानि का केस लगाया, तो ये सब डिफेमेशन होता है ना, तो ना मानहानि, अवमानना नहीं होता, अवमानना नहीं होकर के डिफेमेशन मतलब मानहानि होता है। तो और ग्रेजुटी यानी कि उपदान। तो ये बाकी सभी सही है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपके रहेगा असंगत। और इसका सही होगा आपके मानहानि, ये भी आपको ध्यान रखना अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपको दे रखा। निम्नलिखित मानक पारिभाषिक शब्दों में से त्रुटिपूर्ण विकल्प कौन सा है? तो त्रुटिपूर्ण विकल्प इसमें रहेगा आपके पेनल कोड। पेनल कोड का मतलब दंड विधि दे रखा है, तो इसमें दंड विधि न होकर के इस पेनल कोड का मतलब होता है दंड संहिता। क्या रहता है भाई? दंड संहिता जो है वो रहता है आपके दंड पेनल कोड, और दंड विधि अगर पूछा जाए तो वो रहता है पेनल लॉ। क्या हो जाएगा? इसका मतलब होता है पेनल लॉ, इसका मतलब होता है आपके दंड संहिता, ठीक है ना। और लॉफुल होता है उसमें विधिगत, और वैलिड का मतलब भी विधि मान्य, जुडिशियस मतलब होता है न्याय सम्मत। तो ये सभी आपको ऊपर दे रखा है, इसमें आपके पेनल का उड़का हो जाएगा दंड संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट और 100 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित मानक पारिभाषिक शब्दों में से बेमेल विकल्प कौन सा है? तो बेमेल विकल्प आपको इसमें से चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके इंस्पेक्शन जो है इसका मतलब अन्वेषण, ये आपके इसमें बेमेल रहने वाला है, क्योंकि इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना। कहते हैं ना भाई इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है वो इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं, तो इसमें आ जाएगा आपके इंस्पेक्शन का मतलब हो गया आपके परीक्षण या फिर निरीक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। आज का पेपर हो चुका है सॉल्यूशन, 17 नंबर पेपर था, और मिलेंगे कल 17 नंबर पेपर के जीके के पेपर सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।